नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और सुपर प्राइम टाइम जागते रहो लेकर हाजिर हूं मैं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे काशी के सांसद यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने काशी पर सौगातों की बरसात की है। 1600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी तो दूसरी तरफ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां महिला नारी शक्ति कार्यक्रम जो रखा गया था उसमें शिरकत की, जिसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच करके 16 अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उनका भी लोकार्पण किया है। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर हर महादेव। बाबा की जय जयकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के विकास के लिए खजाना खोल दिया। पीएम मोदी ने काशी पर कई सौगातों की बरसात की, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा था क्रिकेट स्टेडियम का, जिसका शिलान्यास करने पीएम खुली जीप में पहुंचे और वाराणसी की जनता के बीच पहुंचते ही बनारस के रंग में रंग गए। आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलना ओकर व्याख्या असंभव है। तो काशी में जो आनंद है वो कहीं नहीं। यही वजह है कि जब जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा ने बुलाया, पीएम मोदी काशी चले आए और आज जब अपने संसदीय क्षेत्र में आए तो वाराणसी के लिए सौगात लाए। सबसे पहले उन्होंने वाराणसी को क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा दिया। इस दौरान मंच पर क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। इस दौरान सचिन ने पीएम को भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी भेंट की तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए खास क्यों होगा। काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। काशी में जिस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला पीएम ने रखी है वो भगवान शिव को समर्पित है। काशी का ये क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर बना है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल का होगा। स्टेडियम के चारों ओर प्रवेश द्वार के ऊपर बेलपत्रों की डिजाइन होगी। त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, डमरू आकार का पवेलियन और ड्रेसिंग रूम होगा। स्टेडियम का ऊपरी हिस्सा अर्धचंद्राकार बनाया जाएगा। गंगा घाट की सीढ़ियां जैसी दर्शक दीर्घा होंगी। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम 3 साल में बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए होगी। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। वाराणसी के गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी महिलाओं के बीच पहुंचे, जहां संपूर्णानंद स्टेडियम में नारी शक्ति मंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान करीब 5,000 महिलाओं ने संसद से नारी शक्ति मंदन बिल पास होने पर प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया तो पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को बताया कि कैसे 3 दशक से लटका हुआ ये बिल पास किया गया। आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम को ही लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है
कि संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही हैं, कांप रही हैं और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। काशी की महिलाओं से जीत का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। अटल आवासीय विद्यालय 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 मंडलों में बनाया गया है। यह आवासीय विद्यालय मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किया गया। हर स्कूल को 10 से 15 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। हर आवासीय विद्यालयों में 1000 छात्रों का प्रवेश होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में सीएम योगी से जानकारी ली। इसके बाद अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से भी मिले। 20 बच्चों से बातचीत की, उनके कुछ सवाल पूछे और बच्चों ने हाथ उठाकर बारी-बारी जवाब दिए। प्रिया बेटा, पीएम से मिले, बात क्या हुई? बहुत अच्छा लगा था। हमसे बात हुई, पूछ रहे थे सबसे अच्छा सब्जी कौन सी है। मतलब सब बोल रहे हैं सबको सब्जी अच्छा लगता है कि नहीं। तो कौन सी सब्जी आपको अच्छी लगती है? हमको हर एक सब्जी अच्छी लगती है। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपने जनता से ज़्यादा प्यार करते हैं या अपने परिवार से, तो उन्होंने बताया कि हम अपने जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सर, वो हम लोग से ये पूछ रहे थे कि आप लोग को यहाँ और स्कूल में क्या अंतर है, घर पे क्या होती थी। तो हम लोग बताएं कि घर पे तो हम लोग टाइम से सारा काम कर नहीं पाते थे। यहाँ पे टाइम से खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना सब टाइम से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बच्चे खुश थे। पीएम करीब 6 घंटे बनारस में रहे। चित परिचित अंदाज में हर किसी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे नई संसद भवन की। नई संसद भवन को लेकर के दरअसल एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स बताया, तो बीजेपी ने जमकर घेरा है। देखिए। नए भारत की बुलंद तस्वीर, नई संसद जिसकी भव्यता हर देशवासी को गौरव से भर देती है। लोकतंत्र का नया मंदिर जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था है, जो देश की शान है। लेकिन इसकी भव्यता और खूबसूरती से कांग्रेस परेशान है। नई संसद में नया इतिहास बनने, आधी आबादी को पूरा हक मिलने और संसद के विशेष सत्र के बाद कांग्रेस ने लोकतंत्र के नए मंदिर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी विरोध में डूबे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स बता दिया और ऐलान कर दिया कि सत्ता में लौटे तो पुरानी संसद में लौटेंगे। वहीं कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी नई संसद को घुटन भरा बता दिया। भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक। पुरानी पार्लियामेंट में बाहर लॉबी सेंट्रल हॉल रखा गया था, उसमें एयर सर्कुलेशन का शायद डिफेक्ट है, क्योंकि उस दिन 11 बजे से मैं बैठा हूं और करीब 11:15 तक बैठा रहा। इन 13 घंटों में वहाँ का वातावरण दम घोटू हो गया। मैं समझती बहुत ही अनुचित है और बिल्कुल गलत है। बहुत ही भव्य बना है। 700 से ज्यादा हमारे लोकसभा में सदस्य होने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो बनाया गया है। जो हमारी बेंचेस थी उसमें पैर की जगह बनाने की नहीं होती थी, निकलना बैठना मुश्किल होता था। इसमें बहुत सुविधा है कि आप पूरे दिन भी बैठे रहिए तो थकान नहीं होती।
नई संसद पर नया संग्राम छिड़ा और घमासान तब और बढ़ा जब INDIA गठबंधन के नेताओं ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के बाद लालू यादव की पार्टी RJD को भी नई संसद भवन से दिक्कत होने लगी। हम जब सदन में बैठते थे ना, तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था, जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीजों, जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है। उनको बहुत दुख हो रहा है कि उनको अंग्रेजों की बनाई हुई पार्लियामेंट के अंदर जो उनके पहले अध्यक्ष अंग्रेज थे, उनकी गुलामी जो करते आते, आज गुलामी की दास्ता से निकलकर एक देश की बनी हुई पार्लियामेंट में जाकर उनको बड़ा दुख सा हो रहा है। वो तो गुलाम हैं, काले अंग्रेज हैं वो लोग, इसलिए एक अंग्रेजों की गुलामी, विदेशियों की गुलामी से वो निकल नहीं सकते। नई संसद पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर रहे थे, तब भी विपक्ष ने विरोध के सुर बुलंद किए थे। लोकतंत्र के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था और अब एक बार फिर विपक्षी दलों ने नई संसद पर सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया और पुरानी संसद में जाने की बात करने लगे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस को अंग्रेजों की निशानी पसंद है? क्या मोदी विरोध में मुद्दों से भटक गए विपक्षी दल? और सवाल यह भी कि क्या सियासत के लिए लोकतंत्र के मंदिर का अपमान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात के वलसाड़ में हमसफर एक्सप्रेस में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रेन से अचानक से धुआं निकलने लगा और आग लग गई, जिसके बाद लोग घबरा गए, ट्रेन को रोका गया और किस तरीके से आग पर काबू पाया गया ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धू-धू कर जलती ट्रेन की बोगी, उठते धुएं का गुबार। हादसे की ये तस्वीर तिरुचिरापल्ली और श्री गंगानगर के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस की है, जहां गुजरात के वलसाड़ में ट्रेन में आग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हमसफर एक्सप्रेस जैसे ही छिब्बवाड़ के नजदीक पहुंची, उसी वक्त ट्रेन के जनरेटर वाले डिब्बे से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ये आग यात्री बोगी की 3rd AC तक जा पहुंची। ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते ही ट्रेन को रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जिन यात्री बोगी में आग लगी थी उन बोगियों को तुरंत अलग किया गया। वहीं इस घटना के बाद पश्चिमी रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर ने बताया कि वलसाड़ से गुजरते वक्त वैन कोच में आग और धुआं देखा गया, जो बगल के कोच तक फैल गई थी, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। तत्काल ही हमने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से और फायर ब्रिगेड की हेल्प से फायर पे काबू पाना शुरू किया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर फायर पे कंप्लीटली नियंत्रण पा लिया गया। जितने पैसेंजर्स हैं सभी सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है। पैसेंजर्स को सेफली प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया। ट्रेन में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले इसी साल अगस्त महीने में लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के प्राइवेट पार्टी कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।